नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज हम आपके लिए दिलचस्प स्टडी लेकर सामने आए हैं जिसमें भारत के लिए राहत की बात हो सकती है। साउथ अफ्रीका के हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी में ये बात सामने आई है कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन डेल्टा से लड़ने में मददगार हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी को यह मजबूत करता है ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन है। स्टडी में यह भी बात सामने आई है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित जो 33 लोग थे वो लोग शामिल किए गए थे स्टडी में। 14 दिनों में ओमिक्रॉन का न्यूट्रलाइजेशन 14 गुना बढ़ गया। न्यूट्रलाइजेशन यानी कि शरीर में एंटीबॉडी विकसित होने से वायरस का बेअसर होना। तो डेल्टा वेरिएंट के न्यूट्रलाइजेशन में भी 4.4 गुना की वृद्धि यहां पर हुई है। और हालांकि ये भी आपको बता दें कि ये स्टडी जो है फिलहाल पीयर रिव्यूड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक दक्षिण अफ्रीका के जिन्होंने ये स्टडी करी है वो इस बात को लेकर काफी पॉजिटिव है कि ये वेरिएंट जो है डेल्टा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकता है, यानी कि उसे कम कर सकता है, उसे बाहर कर सकता है। इस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एलेक्स सिगेल ने ये कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के अनुभव से लगता है कि अगर ओमिक्रॉन कम गंभीर था तो ये डेल्टा को खत्म करने में मददगार होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं, महामारी रोगी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, सदस्य हैं लैंसेट कमीशन की। और हमारे साथ दक्षिण अफ्रीका से जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर अजेश महाराज हैं, ह्यूमेटोलॉजिस्ट हैं, वेस्ट विले अस्पताल डरबन में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजेश, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। ये जो स्टडी है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए राहत वाली खबर के तौर पर आई है, क्योंकि लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा के मामले ही ज्यादा हैं और स्टडी से लग रहा है कि अगर ओमिक्रॉन से इस तरह की एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो कहीं ना कहीं डेल्टा से लड़ने में और कारगर साबित होती हैं तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे दक्षिण अफ्रीका में इस वक्त किस तरह की स्थिति है ओमिक्रॉन को लेकर। धन्यवाद अदिति। मैं माफी चाहता है कि मैं हिंदी अच्छा नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा हिंदी बोलेंगे, थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे। जी बिल्कुल चलेगा डॉक्टर, अगर आपको एतराज ना हो तो। ओमिक्रॉन पहले साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को आइडेंटिफाई किया गया और 23 नवंबर को टोटल परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस 2.1% था और टोटल को मिला के टोटल नंबर ऑफ केसेस साउथ अफ्रीका में 868 था। 2 हफ्ता के बाद ऑन द 9th of December द पॉजिटिविटी रेट जो है went up to 29.8% with a total number of daily cases of 22,000. So Omicron spreads very rapidly, as you can see from this data. और जो स्टडी आपने कहा कोट किया है वो अनपब्लिश्ड डेटा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट आपने कहा जो अफ्रीकन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोफेसर सेगल ने कहा कि Omicron helps in the neutralization of the Delta virus. And it was found in the study, although it was small, there were only 15 participants, but at day 14, there were 4 times higher neutralizing antibodies in patients who had Omicron virus as compared against Delta variant as compared to those that did not have the Omicron variant. So this study gives us hope, and it shows that there might be some light at the end of the tunnel that will eliminate the more dangerous Delta variant in the long term. जी डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर हमने डॉक्टर अजेश को सुना। अगर हम सिर्फ साउथ अफ्रीका के पैटर्न को देखें, स्टडी को देखते हुए हमारा जो साउथ अफ्रीका के पैटर्न जो हमारे सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि एक पहले बहुत बड़ा उछाल वहां पर देखने को मिला और उसके बाद अब तेजी से गिरावट भी जो है वो मामलों में देखने को मिल रही है। तो इससे क्या समझ बन रही है ओमिक्रॉन को लेकर? गुड आफ्टरनून अदिति एंड गुड आफ्टरनून ऑल माय पैनलिस्ट। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा ऑब्जर्वेशन भी है बेसिकली कि विद ओमिक्रॉन इट्स अ माइल्ड डिजीज विद फास्टर रिकवरी। और जितना कि हमने अलग अलग राज्यों में भी देखा है जो कि हमारे केसेस भी आ रहे हैं उनमें रिकवरी भी बहुत फास्टर है करके। सो प्रोबेबली इट हैज गॉट टू डू विद द राइज इन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ऑल्सो। बट जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नंबर ऑफ केसेस आर वेरी स्मॉल एंड हमने पिछले हफ्ते भी साउथ अफ्रीका में देखा दैट देयर इज 23% डिक्लाइन इन नंबर ऑफ केसेस एंड बिफोर दैट देयर वाज डिक्लाइन ऑन
14% ऑफ द केसेस। तो हम जैसे कि हम देख रहे हैं बेसिकली कि ओमिक्रॉन इज फास्ट रिप्लेसिंग डेल्टा वेरिएंट, जैसे कि देखा जा रहा है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में और जैसे कि यूके में भी हमने देखा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इज आल्सो फास्ट रिप्लेसिंग डेल्टा वेरिएंट। तो अगर ये सिनेरियो हमारे पास में आता है कि हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट से अगर रिप्लेस हो जाते हैं एंड ग्रेजुअली बेसिकली लोगों में इन्फेक्शन कम हो जाएगी, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा, क्योंकि हमारे हेल्थ सिस्टम्स ओवरवेल्म नहीं होंगे। जितने केसेस आएंगे हम उनको बेसिकली होम आइसोलेशन में भी ट्रीट कर पाएंगे। परंतु अभी भी मैं यही कहूंगी, दो चीजें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू न्यू ईयर, सो लोग अपने आप को प्रिकॉशंस बरतें। और दूसरी चीज में जिनको 2 डोज वैक्सीन की लगी नहीं है वो फटाफट जाके अपनी 2 डोजेस वैक्सीन की लगवाएं। परंतु ये बहुत अच्छी खबर है बेसिकली कि ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारा फास्टर रिप्लेस कर रहा है डेल्टा वेरिएंट को। बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब इस तरह की महामारी आती है तो वो खुद ही अपने साथ अपने जाने की व्यवस्था भी करके आती है और बने रहने की व्यवस्था भी करके रहती है, यानी कि वो बनी भी रहेगी और वो एक तरह से जो उसकी सिवियरिटी है वो चली भी जाएगी। तो ये जो स्टडी सामने निकल कर आई है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? तो सबसे पहली बात है कि जब 26 नवंबर को ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया, तब इसके बारे में काफी अधिक चिंता थी, काफी सारा अननोन था। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च से पिछले 5 सप्ताह में काफी सारी बातें निकल के आई हैं जो आश्वस्त करती हैं सिर्फ इस बात को कि अधिक ट्रांसमिसिबल है, उसके अलावा बाकी अधिकतर बातें आश्वस्त करती हैं कि ये गंभीर बीमारी नहीं करता है। साथ में जिन लोगों को पहले हाइब्रिड इम्यूनिटी है उनको काफी अच्छा प्रोटेक्शन होता है, कुछ इम्यूनिटी कम होती है लेकिन इतना इम्यून एस्केप है लेकिन इतना नहीं है। तो ये सारी बातें कुल मिला के हमें आश्वस्त करती हैं कि हमें घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो स्टडी आपने जिसका जिक्र किया कि 33 लोगों में की गई है और ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन होने के बाद जो एंटीबॉडी लेवल होता है वो 14 गुना बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है इस मायने में कि अगर वायरस का ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन होता है किसी व्यक्ति को, तो न केवल डेल्टा भविष्य में भी कोई वेरिएंट आएगा तो चूंकि उसके पास एंटीबॉडी अधिक है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये सारी चीजें हमें आश्वस्त करती हैं। बस इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि वायरस जब तक फैल रहा है तब तक हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, वैक्सीनेशन लगवाना है। बिल्कुल। और हमें शायद ये भी समझना होगा कि साउथ अफ्रीका का जो पैटर्न चल रहा है वो हमसे काफी आगे चल रहा है। वहां पर वो पीक देख चुके हैं और उसके बाद गिरावट आई है और अभी हमारे यहाँ मामलों में बढ़ना जो है वो सिर्फ शुरू ही हुआ है। डॉक्टर राजेश, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो मरीज वहां पर हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे उनकी कंडीशन कैसी थी, वो जब उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या थे, उनके सिम्टम्स क्या थे, और अब जब ठीक हुए तो क्या कोई लॉन्ग जिसे कहते हैं कोविड की प्रॉब्लम, इस तरह की कोई बात तो उन्हें नहीं झेलनी पड़ रही है? थैंक यू अदिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि जो देखा गया है साउथ अफ्रीका में ये पहला महीना में जो अस्पताल के भर्ती जो पेशेंट्स विद ओमिक्रॉन 60% लेस है ड्यूरिंग द डेल्टा वेरिएंट। तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, और जो डेथ रेट जो है ऑलमोस्ट 80% लेस देन इन द पीक विद द डेल्टा वेरिएंट। ये साउथ अफ्रीका में इसमें इसका चौथा वेव है, और तीसरा वेव जो था वो डेल्टा वेव ड्रिवन था और ये ओमिक्रॉन वेव ड्रिवन है। लेकिन इन्फेक्शन मेजर डिजीज 60% लेस है और हॉस्पिटल एडमिशंस जो है 80% लेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो मामला वो लॉन्ग कोविड का, इट इज अ बिट अर्ली टू से, क्योंकि बस एक महीना हुआ है जो ओमिक्रॉन को आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन लग रहा है कि माइल्डर डिजीज और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग कोविड कम है, ये मेरा फीलिंग है। लेकिन वी मस्ट नॉट फॉरगेट, जो डॉक्टर साहब कहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग, wearing of masks, hand and respiratory hygiene and proper ventilation is extremely important in terms of trying to prevent the spread of the disease, because जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि prevention is better than cure. And now that we've reached the peak, we are seeing a decline in South Africa, which may help us to identify problems in the long term, and then it'll be an advantage for India to see to try and sort those problems out.
बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रकांत, यहाँ पर ये भी हमें समझना होगा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, और ये जरूरी नहीं है कि साउथ अफ्रीका में अगर सिवियरिटी देखने को नहीं मिली है तो भारत में भी ना मिले। और दूसरी समस्या ये भी है कि डेल्टा अभी हमारे यहाँ से गया नहीं है, तो ऐसे में ओमिक्रॉन आ जाएगा और डेल्टा रहेगा तो समस्या गंभीर भी हो सकती है। तो लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। तो सावधानी और सजगता बनाए रखनी है, लेकिन मैं इस बात में भी विश्वास नहीं करता कि हमें वर्स्ट केस सिनेरियो की सबसे खराब परिस्थिति क्या होगी उसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि जो जितनी भी स्टडीज उभर के आ रही हैं वो बताती हैं कि अगर हाइब्रिड इम्यूनिटी या नेचुरल इन्फेक्शन है और उसके बाद वैक्सीनेशन है तो उसका खतरा कम रहता है। तो हमें डरना या बहुत घबराना नहीं है। खासतौर से इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ राज्यों में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं वो एक्सेसिव हैं, क्योंकि बीमारी कम गंभीर है। हमें जिस स्तर पर संक्रमण फैल रहा है उस स्तर पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। अभी हमें 2 साल हो गए इस वायरस को समझते हुए। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, लेकिन नया वायरस नहीं है। जो वायरस पुराना था उसी का एक वेरिएंट है। तो पुराने जितने भी इन्फेक्शन हुए हैं उसके बाद जो एंटीबॉडी बना है, प्रोटेक्शन मिला है, वो काफी हद तक काम करेगा, कुछ हद तक नहीं करेगा। तो जिस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं वो अनुचित हैं। मेरा यह भी मानना है कि जो माइल्ड संक्रमण है, जिस तरह का फिलहाल जो स्थिति है, उसके लिए हम इकोनॉमिक या आर्थिक गतिविधियों को पैरालाइज नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मुख्य बात याद रखने की है कि एपिडेमियोलॉजी और जो मेडिकल साइंस होता है उसमें हम चीजों को समझते रहें और अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन करें। अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस समय रेस्ट्रिक्शन किए जाएं, लेकिन 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो रेस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन था उसका उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। अब हम 18 महीनों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत कर चुके हैं, तो अनावश्यक रूप से रेस्ट्रिक्शंस लगाने का कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत, शायद ये भी हमें देखना होगा कि हमारे देश में एक दिक्कत ये भी हम देखते हैं कि लोग जो है वो बहुत जल्दी कैजुअल हो जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली राजधानी है, यहाँ पर काफी पढ़े लिखे लोग हैं, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि लोग मास्क का उस तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। बाजारों में जिस तरह की भीड़ दिख रही है वो डराने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि शायद पाबंदी जरूरी है, क्योंकि जब लोग खुद को जागरूक होते हुए भी अगर खुद पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं तो वहां पर शायद पाबंदियां जरूरी हो जाती हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी सही है कि बहुत ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को लंबे वक्त तक रोककर नहीं रखा जा सकता है। इस महत्वपूर्ण चर्चा को हम यही विराम दे रहे हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अब अगर हमारे देश की बात की जाए तो अब जो है ओमिक्रॉन वो दाखिल हो चुका है, वो बहुत तेजी से अब पैर पसार रहा है। और खासकर अगर दिल्ली और मुंबई की बात की जाए तो यहां पर मामलों में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसी पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारे देश के मामलों की बात करते हैं। दिल्ली और मुंबई में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है कोरोना के मामलों में, और मुंबई में 3 हफ्ते में 188% का उछाल है। दिल्ली में 2 हफ्ते में 166% मामले बढ़े हैं। दूसरी तरफ भारत लगातार दूसरे देशों पर भी नजर बनाए हुए। अमेरिका में कोरोना विस्फोट चिंता पैदा करता है। सोमवार को अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस में भी रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर जिस तरह की स्थिति अब हमारे देश में देखने को मिल रही है, मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन जो है वो पूरी तरह से हमारे देश में आ चुका है, क्योंकि कई राज्य जो है अब इसकी चपेट में हैं और अब धीरे धीरे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं ये जरूर कहूंगी कि ओमिक्रॉन इज अ वेरी फास्ट स्प्रेडिंग वायरस एंड ये जरूर रिप्लेस कर रहा है हमारे एग्जिस्टिंग डेल्टा वेरिएंट को, परंतु अभी भी मैं कहूंगी कि स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है। ये जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर हमारा एक सीवियर वेरिएंट जो है, जो कि डेल्टा वेरिएंट है, जिसको हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट अगर रिप्लेस कर देता है तो हमारी इन्फेक्शन जो है माइल्डर हो जाएंगी। और जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि बहुत फास्ट स्प्रेडिंग वायरस है, इन्फेक्शियस है, ट्रांसमिसिबल है, परंतु इतना ज्यादा जो कि आंकड़े हमारे देखने में आए हैं, जितना कि हम अस्पतालों से चर्चा कर रहे हैं कि जितनी तेजी से केसेस आ रहे हैं उतनी तेजी से डॉक्टर्स उनको डिस्चार्ज भी कर रहे हैं हॉस्पिटल से, यानी कि 2 या 3 दिन के अंतर में वो डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि नंबर ऑफ केसेस जरूर बढ़े हैं, परंतु इसमें पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, विजिलेंट रहने की सिचुएशन है। तो ये जरूर मैं कहना चाहूंगी, परंतु फिर भी यही है कि हम इसको बढ़ने ना दें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। दैट इज जी। डॉक्टर चंद्रकांत, जब हम बाहर के देशों को देख रहे हैं, हम अमेरिका में देख रहे हैं जहां पर तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट रहे हैं, जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनके, हम ब्रिटेन में हालत देख रहे हैं, वहां पर भी बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, फ्रांस में भी यही स्थिति है। क्या ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में भारत में भी इस तरह के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? एक बात याद रखने की है कि महामारी विज्ञान में कभी भी एक सेटिंग में जो चीज परिस्थिति होती है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरी सेटिंग में हो।
और खासतौर से शुरुआत में जब सारी दुनिया में पॉपुलेशन ससेप्टेबल थी तब की बात अलग थी। अब हर सेटिंग का, हर कंट्री का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। जैसे भारत में सेकेंड वेव गंभीर आई थी, 70% आबादी को संक्रमण हो चुका है, एंटीबॉडी बन चुके हैं, 90% को एडल्ट को एक शॉट लग चुका है। उसी तरह से जैसे कि हमने देखा भारत में डेल्टा की जो वेव आई थी अप्रैल मई में आई थी, लेकिन उसके तत्काल बाद सारे देशों में वेव नहीं आने लगी थी, बल्कि कुछ देशों में अक्टूबर नवंबर में आई। अफ्रीका के कई देश हैं जहां पर अभी इतना अधिक गंभीर बीमारी नहीं फैलती है। तो ये बात हमें याद दिलाता है कि हर देश की परिस्थिति और स्थितियां अलग हैं। नेचुरल इन्फेक्शन, लोगों का बिहेवियर, वैक्सीनेशन। तो जो यूरोप में हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि वही परिस्थिति भारत में आए। मुझे नहीं लगता कि भारत में उस तरह की परिस्थिति आएगी जो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में है। हो सकता है भारत में अफ्रीकी देशों की हमने पहले तो देखा था जब दूसरी लहर के वक्त में तो उसी तरह का पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा था। 2 से ढाई महीने के बाद जो हम यूके में होता हुआ देख रहे थे वही हमारे यहाँ भी हुआ था। तो उसी अगर पैटर्न को देखा जाए तब क्या वो संभावना या वो आशंका लगती है? वो परिस्थिति अलग थी क्योंकि उस समय जब दूसरी लहर से पहले अधिकतम आबादी ससेप्टेबल थी, 80% आबादी ससेप्टेबल थी और वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन अब उसके बाद नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन से परिस्थितियां बदल गई हैं, तो हमें तैयार रहना है। लेकिन मेरी राय में ऐसा संभव नहीं है कि भारत में दूसरी लहर की तरह गंभीर लहर आए या दूसरे देशों में जो परिस्थितियां हो रही हैं उस तरह की परिस्थिति आए। भारत की परिस्थिति बाकी देशों से अलग है, लेकिन मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि इसका मायने है कि हम सारी चीजें ढीली छोड़ दें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें और जो भी परिस्थिति आएगी हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन एपिडेमियोलॉजी नहीं कहती है कि भारत में गंभीर वेव आएगी। इनफैक्ट भारत सरकार द्वारा गठित जो सूत्रा मॉडल है वह भी कहता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में 1 लाख से 1,50,000 नए केस प्रतिदिन आएंगे, जो बाकी देशों की तुलना में काफी कम है। तो सजग रहें लेकिन ढिलाई नहीं बरतनी है। बिल्कुल। डॉक्टर अजेश महाराज, आप किस तरह से देख रहे हैं भारत की स्थिति को? When we look at the situation in India, one has to take cognizance of the fact that India's population, what is India's population as compared to the rest of the world, our South African population. So, Indian population is about 20 times bigger than South Africa. So, and now with the present situation, with past infections, as like Doc Saab already mentioned, ki in previous infection, our vaccination jo hai, is increasing, and therefore the numbers may be less. And we cannot say from different countries what the situation in India will be. Dr. Saab just elaborated on that. So it's very difficult to say. The good thing is that because the Omicron variant colonizes the upper respiratory tract, jo upper respiratory tract jo hai, it may be more infectious and may be less severe. One might look at this as a live attenuated vaccine. And because of that, herd immunity would be easier to attain in the long term. This is my feeling. लेकिन जो situations India भारत के बाहर है, we cannot extrapolate from that what's going to happen in India. बिल्कुल अच्छा ही है अगर ऐसा ना हो तो कि दोनों अलग अलग जो देश हैं उनकी परिस्थितियां अलग ही रहें और हमारे देश में ये मामला बहुत हल्के में ही निपट जाए, क्योंकि हमने दूसरी लहर में काफी कहर झेला है। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर अब जब बूस्टर डोज, जो तीसरा डोज भी अब लगने जा रहा है, अब शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में जो अगर इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम हुई होगी या कहें कि अगर प्रोटेक्शन कम हुआ होगा वैक्सीनेशन का, तो वो एक बार फिर से बेहतर हो जाएगा। तो ये एक और एड ऑन होने जा रहा है हमारे लड़ाई में इस जो ओमिक्रॉन के खिलाफ होगी। देखिए डेफिनेटली, परंतु हम एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग तो शुरू से डॉक्टर चंद्रकांत भी हम कहते आए कि हमारे पास में हाइब्रिड इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि हम लोग नेचुरल इन्फेक्शन जिसने कि हमें 70% के करीब इम्यूनिटी दी है और आज हम 143 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट भी कर चुके हैं। परंतु फिर भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बाकी लोगों की स्ट्रांग डिमांड थी और बाकी कंट्रीज ने भी किया। तो डेफिनेटली जब हम ये वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं तो कोई भी वैक्सीनेशन आप देंगे, चाहे वो 3rd डोज देंगे चाहे 4th डोज देंगे, ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को फॉर द टाइम बिंग बूस्ट अप करेगा। सो नेचुरली ये हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारे मेमोरी सेल्स हमेशा याद रखते हैं। तो किसी भी वायरस को और पर्टिकुलरली SARS-CoV-2 जैसे वायरस को बचाने के लिए, जिसका कि नेजल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है या रेस्पिरेटरी रूट ऑफ एक्विजिशन है जिसको मैं कहूंगी, तो आपको बेसिकली मास्क एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन है जिसको हम बार बार कहते हैं, प्लस द अदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। तो हम लोग ऑलरेडी 2 डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन के हम ले चुके हैं और
प्लस अगर हम बूस्टर देने जा रहे हैं, डेफिनेटली हर एक बूस्टर का अपना फर्क पड़ता है, परंतु हमारे को बेसिकली इसका जो है इमीडिएट फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, परंतु इसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता हमारे देश में नहीं है और हमें उस तरफ की पॉपुलेशन को जाना चाहिए जो कि अभी बेसिकली टोटली अनइम्यूनाइज है, जैसे कि हम 15 से 18 साल के बच्चों की तरफ जा रहे हैं करके, क्योंकि हमने 18 साल तक लगाया है। हमारे पेरेंट्स की हेजिटेंसी बहुत ज्यादा है और बच्चों को लेके हमारे स्कूल्स बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है यहाँ पर कि अब क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, कहें कि किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, तो कम से कम हम परिजन आगे आए और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं 15 से 18 साल के बच्चों को, तो उनको भी एक प्रोटेक्शन मिलेगा और इससे और ज्यादा हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो देश है, वो और ज्यादा प्रोटेक्ट होगा इस तरह की महामारियों से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चंद्रकांत, डॉक्टर सुनीला, डॉक्टर राजेश, हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए।